सहयोगी समीर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। समीर, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, देखिए अगर राजनीतिक दलों की हम बात कर ले तो तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए। बीजेपी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें या इंडी गठबंधन की बात करें तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि थोड़ा और समय मिलना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र की हम बात करें तो 26 नवंबर तक उसका कार्यकाल है ये महाराष्ट्र सरकार का, लेकिन झारखंड सरकार की हम बात कर ले, हेमंत सरकार की बात कर ले तो उनका कार्यकाल 6 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि थोड़ा और समय मिलता तो थोड़ा वो और कुछ कर देते। लेकिन हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं समीर, तो लगातार इंडी गठबंधन की ओर से, हेमंत सरकार की ओर से तमाम तरह की तैयारियों पे जोर दिया जा रहा है। जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात कर ले, जनता आपके द्वार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की बात कर ले, तो उन तमाम मुद्दों को भी हम देख पा रहे हैं कि वो तो जनता के बीच जा रहे हैं। तो फिर कौन सी वो तैयारी जो है वो कम रह गई जिसकी वो बात करने की और समय चाहिए था? देखिए अंकिता, एग्जाम के वक्त हमेशा एग्जाम की तैयारी में समय कम रह ही जाता है। कितनी भी तैयारी कर लें तो ये चीज़ है कि तैयारी में कम समय। देखिए ये चुनाव आयोग का फैसला है, इस पे ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी ठीक नहीं होगी। ठीक है, राजनीतिक दलों की अपना काम है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे हमें ये देखना है कि एक संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का फैसला किया और हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात रही कि जनता के बीच में कौन है, तो जनता के बीच में देखिए बीजेपी जिस तरीके से अपनी पूरे केंद्रीय नेतृत्व को जिस तरह से बीजेपी ने झारखंड में उतारा, यह बताता है कि झारखंड का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, बीजेपी के कई मुख्यमंत्री, कई बड़े नेता, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा तो झारखंड में कैंप किए हुए हैं। हर छोटी से छोटी मीटिंग, हर बड़े से बड़े फैसले में उनका इनपुट है, उनका योगदान है। वो लोगों से बात कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उन नेताओं से बात कर रहे हैं। किस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पकड़ मजबूत की जाए, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे कद के दो बड़े नेता झारखंड में कैंप किए हुए हैं। वहीं आप जेएमएम या इंडी गठबंधन की बात करें, जिस तरीके से हेमंत लगातार चुनावी मूड में एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं। कल्पना सोरेन, बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह को लेकर जिस तरह से महिलाओं वोटरों को साधने में जुटी हुई है, जिस तरह से हेमंत लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, केंद्र पे निशाना साध रहे हैं। अपनी जेल जाने को लेकर जो एक सेंटिमेंट झारखंड में पनपा था उसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली माफी, आप बोल रही थी ना कि जनता के बीच में कौन है। बिजली माफी, बिजली बिल का जो माफी का जो फैसला है हेमंत सरकार का चुनाव के वक्त, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहा है। जिस तरह से लोगों के बिजली बिल माफ हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हेमंत को लेके हिंदी पट्टी, जो एक बार आप 2019 में जब बात करती कि हिंदी पट्टी में क्या हेमंत का क्रेज बढ़ा है, तो 2019 और 2024 में सबसे बड़ा जो हेमंत को लेके जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि हिंदी पट्टी में हेमंत का क्रेज बढ़ा है। कल्पना सोरेन जिस तरह से महिलाओं के बीच जा रही है, महिलाओं में कल्पना सोरेन का क्रेज बढ़ा है। हमारे साथ हमारे चैनल हेड और हमारे संपादक राकेश कुमार दोनों हैं। ये चुनाव को लेकर बात करने के लिए, राजनीति को कवर करने का इनका लंबा अनुभव रहा है। हमारे साथ पहले राकेश कुमार है। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं चुनाव की घोषणा झारखंड में हो चुकी है, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से चुनाव से पहले भी जो बयान सामने आ रहे थे, लगातार वार पलटवार का दौर है, अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब है कि अब आपने जो तैयारी की थी, अब उस तैयारी पे चलिए, तो आपको क्या लग रहा है जो चुनाव की घोषणा हुई, जो चुनावी समीकरण, इन पूरे मुद्दों को आप किस तरह से देखें? देखिए समीर, निश्चित तौर पे एक बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं, खास करके झारखंड जैसे राज्य की जब हम चर्चा करेंगे। एक तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि अब तक 3 से 5 फेज में चुनाव होते आ जा रहे थे, जब से आपने देखा होगा, लेकिन इस बार 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कही जा सकती है कि नक्सलवाद को लेकर चर्चा होती थी, उसमें भारी कमी आई है और कई ऐसे जिले हैं जिसे हो सकता है कि आने वाले समय में नक्सली मुक्त किया जाएगा, जिसको लेकर शायद चुनाव आयोग भी खुश होगा और यहाँ के लोग भी काफ़ी खुशी महसूस कर पाएंगे। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो सत्ताधारी दल के लोग हैं या फिर विपक्ष में बीजेपी और आजसू दिखाई पड़ते थे, वे किस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे थे, उस रणनीति पे कितना कारगर हो सकते हैं, क्योंकि मुद्दे कई नहीं आ रहे हैं। खास करके आपने देखा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को नया मुद्दा के रूप में लाया गया, साथ साथ सरना कोड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अभी जैसे सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जा रही हैं, मैया सम्मान योजना की बात की जाए या फिर बीजेपी की तरफ से दीदी गोगो दीदी योजना की बात की जाए,
तो इस तरह की योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है लोगों को और इसका कितना फायदा और नुकसान वोटरों के बीच हो सकता है, ये सारी चीजें इस बार के चुनावी मुद्दों के रूप में देखने को मिल सकती है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आई हैं कि जम्मू कश्मीर की बातचीत की जाए, बाकी के राज्यों में बातचीत की जाए, तो एक बेहतर ढंग से साफ सुथरे ढंग से चुनाव कराने के दावे किए गए हैं। यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में भी अब उम्मीद की जा रही है कि एक बेहतर ढंग से चुनाव हो पाएगा और उसके लिए चुनाव आयोग की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है, पुलिस बल की तैनाती शुरू हो चुकी है, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्यूटेशन होना शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पे लग रहा है कि चुनाव को लेकर जितनी तैयारी होनी चाहिए थी हो चुकी है। झारखंड जैसे राज्य के लिए एक सुखद संदेश जरूर कहा जा सकता है कि अब चुनावी बोझ थोड़ा कम होता नजर आएगा, क्योंकि 5 फेज में जब चुनाव होते थे तो तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी खर्च होती थी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं लगाया जाता था। तो अब शायद इसका एक फायदा भी मिलेगा और उम्मीद है कि सरकार बनाने में एक बेहतर ढंग से लोग सार्थक रूप से काम करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के विकास के मुद्दे को देखकर सामने आने की कोशिश। इसमें मेरा एक सवाल और रहेगा कि जब 3 और 5 इन 2 फेज़ों में झारखंड में हमेशा चुनाव होते रहे, तो जब भी चुनाव हुए काफ़ी गड़बड़ियों की बात आती है, काफ़ी हादसों की भी बात आती है विधानसभा चुनाव में खास करके, कि यहाँ ईवीएम काम नहीं कर रहा है, यहाँ वोटिंग नहीं हो पाई, यहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है तो लोग मतदान करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो जो 2 फेज में जो फैसला लिया गया है, क्या झारखंड की वास्तविक स्थिति को देखते हुए क्या ये प्रैक्टिकल फैसला है? देखिए सवाल बड़ा है, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि मेरे समय में हम जब भी चुनाव कवर कर रहे हैं या बाकी चीज़ों को देखा है तो तमाम जो सुरक्षा के बीच जो चुनाव होते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है तमाम जगहों पे जाकर वोटरों को सामने लाने की। लेकिन चुनाव आयोग के दावे हैं, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बड़े फैसले किए हैं और साथ साथ ये भी दावा किया है कि बेहतर मतदान कराने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर पहल जरूर कही जा सकती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से किस तरीके से इसे असली ज़मीन पर पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद से जब चुनाव का वक्त आएगा तो आपने देखा होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो चर्चा हो रही है उसकी कड़ी कही जा सकती है कि आने वाले समय में फेज कम किए जाएंगे, चुनाव का बोझ कम करने की कोशिश की जाएगी और चुनाव आयोग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाकी के राज्यों में जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे कुछ घटनाएं कम हुई हैं, कई जगहों पे रीपोलिंग की स्थिति नहीं आ पाई है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक संकेत, एक व्यवहारिक रूप से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस दिशा में एक बेहतर कदम बताया जाए। आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद हम अपने चैनल हेड अरुण जी से बात करेंगे कि क्या लगता है कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना, लोबिन हेम्ब्रेम का बीजेपी में जाना, क्या इन इलाकों में जेएमएम को डैमेज करेगा या जेएमएम जिस तरह से हेमंत मैया सम्मान योजना या फिर कृषि ऋण माफ़ी, बिजली बिल माफ़ी की जो रथ पे सवार होकर आगे निकल रहे हैं, ये रथ उनका विजय की और उन्हें? देखिए समीर, अभी तो ये मतलब रणनीति के पहले कदम की बात कही जा रही थी कि चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना, खास करके लोबिन का बीजेपी में जाना, ये सारी चीज़ें तो प्रक्रिया के तहत पहले से तैयारी की जा रही थी कि कुछ लोगों को तोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा और उसका फ़ायदा संथाल जैसे इलाके में और कोल्हान जैसे इलाके में, इन 2 जगहों पर कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, इसका असर कितना पड़ेगा और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जल्दी जैसे ही नामों की घोषणा होगी सीटों को लेकर के, वैसे कुछ बदलाव और भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के लोग हों या फिर बीजेपी की तरफ से हों, उनकी तरफ से हों। ये सारे समीकरण बनते बिगड़ते जरूर नजर आएंगे। इस बार के भी चुनाव में संथाल और कोल्हान 2 ऐसे इलाके होंगे जहां पे जीत हार का फैसला निश्चित तौर पे सरकार बनाने की स्थिति पैदा करेंगे। चलिए, अब हमारे साथ अरुण जी भी, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, जिस तरह से चुनाव के डेट्स की घोषणा हो चुकी है, कोयलांचल झारखंड की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अदा करता है। कोयला राजधानी है, कैपिटल है कोयले की, एक मतलब फाइनेंशियल रीढ़ है कोयलांचल पूरे झारखंड की। तो जो चुनावी घोषणा हुआ है, सेकेंड फेज में कोयलांचल में चुनाव होने, तो पूरे कोयलांचल के समीकरण को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपने कोयलांचल में ज़्यादा समय बिताया है, तो जो हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं अभी कोयलांचल का समीकरण क्या कह रहा है, क्या हेमंत का जो पॉपुलैरिटी है इस क्षेत्र में बढ़ी है या बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुई? देखिए समीर, चूँकि इस कोयलांचल की जहाँ तक बात कर लें तो यहाँ बीजेपी का जो हमेशा जो है वो कद बड़ा ही रहा है। जेएमएम को इक्का दुक्का सीट छोड़ दिया जाए, कभी टुंडी में वो इस बार लास्ट टाइम में मुथुरा महतो रहे थे विधायक, उसके पहले आजसू के खाते में चला गया था। तो ये बीजेपी को डोमेन करता है ये धनबाद जिला, कम से कम आप समझ सकते हैं। धनबाद जिला, बोकारो जिला आप कह सकते हैं। ये चूँकि ये बाहरी लोगों की संख्या यहाँ अधिक है, इसलिए जेएमएम का बहुत ज़्यादा यहाँ असर पड़ता नहीं है। लेकिन चूँकि दूसरे फेज में जो, जैसा कि अभी राकेश जी बता रहे थे, जो पूरे 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात जहाँ तक है, उस पैटर्न पर काम
करते हुए जो दूसरे चरण का जो चुनाव होना है वो पूरा कंप्लीट संथाल को इसमें दिया गया है। संथाल है, रामगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया और संथाल, इसको इलेक्शन कमीशन ने दूसरे चरण में दिया है, जबकि फर्स्ट फेज जो है वो आपका रांची और कोल्हान को किया गया है, जिसमें 43 है और 38 इधर है। तो ये दोनों स्थिति है और दोनों को बैलेंस लेके चल रहा है। चूँकि जो संथाल परगना माना जा रहा है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। बीजेपी पूरे जोर लगा दी है इस बार कि किसी भी तरह सत्ता हासिल किया जाए, और उसके लिए जितने बड़े और ऊंचे कद के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्य प्रभारी हैं, और आप देखें असम के मुख्यमंत्री वो उसके सह प्रभारी हैं, और लगातार पिछले 1-1.5 महीने से लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो हेमंत सोरेन है उनका जो लास्ट टाइम में जो मास्टर स्ट्रोक मैया सम्मान योजना और उसके बाद बिजली बिल माफ़ी, ये जो स्कीम लेके आया है तो इसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में इस फील्ड में जो बाहरी लोग भी हैं जिनको लाभ मिला है इसका, वो भी अब हेमंत सोरेन की ओर थोड़ा सा उनका भी रुझान देखा जा रहा है। लेकिन क्या होगा ये तो अब जब 20 नवंबर को जो पोल होगा तभी पता चल पाएगा। आप लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, आप लगातार ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, तो इस क्षेत्र में एक जयराम महतो की बड़ी चर्चा होती है, बड़ी ज़ोर शोर से नाम उठता है। आप यूट्यूब पे उनका व्यूवरशिप देखें तो काफ़ी तेज़ी से आप देखेंगे उनकी खबरों को या उनकी वीडियोज़ को लाइक किया जाता है, उनको शेयर किया जाता है। एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो क्या लगता है कोयलांचल और गिरिडीह का जो इलाका है, क्योंकि गिरिडीह पिछले चुनाव में जेएमएम गिरिडीह में हावी रही थी, तो क्या लगता है इन इलाकों में जेएमएम को जयराम ज़्यादा डैमेज करेंगे या आजसू को ज़्यादा डैमेज करेंगे? देखिए, चूँकि जयराम कुर्मी डोमेन जितना इलाका है उसमें बहुत तेज़ी से, और एक कह सकते हैं आप यूथ के एक आइकॉन होते जा रहे हैं जो और ख़ास करके उन्होंने जो 1932 का जो मूवमेंट लेके आगे बढ़ने का काम किया है, उसमें जो स्थानीय लोग जो हैं उनके फॉलोअरों की संख्या निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी है। तो वो दोनों ही, चाहे वो जेएमएम हो या आजसू हो, जहाँ भी कुर्मी बहुल जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ निश्चित रूप से अपना जो प्रदर्शन काफ़ी बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे, और इन दोनों दलों के नेताओं को कम बेश जहाँ जिसका प्रभाव है वो डैमेज करेंगे। जहाँ तक जो संभावना दिख रही है, जो डुमरी में तो ऐसा अपेक्षा है जो वो लीड भी ले सकते हैं, और हो सकता है वो कुछ सीटें जो इन क्षेत्रों के हैं वहाँ जयराम भी अपना झंडा फहरा सके। जी, जेएमएम का लगातार दावा है कि हो सकता है जयराम महतो अपने आप को टाइगर कहें, लेकिन झारखंड का एक ही टाइगर था, जगन्नाथ महतो। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो ठीक है वो अपने आप को दावा करे, लेकिन जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन उनके किए कामों का इम्पैक्ट अभी भी डुमरी और आसपास के क्षेत्रों में है। तो क्या लगता है अगर बेबी देवी या उनके बेटे फिर से चुनावी मैदान में आएंगे तो जो जनता है वो जयराम के साथ जाए? देखिए, चूँकि उस समय जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था, और ऐसा है जो सहानुभूति का जो लहर होता है वो उसके कारण बेबी देवी को जीत हो गया था। लेकिन इस बार का जो समीकरण है वो शायद उनके लिए डुमरी विधानसभा से जीतना काफ़ी टफ होगा। रिजल्ट तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन टफ कॉन्टेस्ट तो निश्चित रूप से होगा। सभी सीटों पे मेरे हिसाब से लगता है जो टाइट एकदम फाइटिंग होगी, और जो भी जीतेगा बहुत ही कम मार्जिन से जीतेगा। जी।